थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों में फर्क क्या होता है, और कैसे जाने हम कि किसी एक सिस्टम की कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसे हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हो मैक ऑनलाइन लेक्चर्स, मैं हूं आपके साथ AK सैनी। बेसिक थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिस्कशन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसी सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो यहां हमने वही लिखा है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जहां से वो जाना जाता है। ठीक है, जैसे प्रेशर है, किसी सिस्टम का प्रेशर कितना है किसी टाइम पे, किसी सिस्टम का वॉल्यूम कितना है किसी टाइम पे, किसी सिस्टम में एनर्जी कितनी है किसी टाइम पे। ठीक है, वो सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही हम प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। सो प्रॉपर्टीज आर थर्मोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब ये जो थर्मोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो भी आप बोल रहे हो, ये हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं समझने के लिए। दो प्रकार की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए कौन कौन सी। द फर्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी हम उसको बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में। कभी कभी हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, वो सिस्टम के मास पर डिपेंड करती हैं, और कई प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड नहीं करती। बस यहीं से दो कैटेगरीज अराइज हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, दोज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो प्रॉपर्टीज सिस्टम के मास पर डिपेंड करती हैं, मास के कम या ज्यादा होने से प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आता है, तो वो एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, बस यही डेफिनेशन बनती है। एंड एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वो हैं विच डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है कि कोई एक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, ये हमें पता कैसे चलेगी। कंपटीशन में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। रटने की जरूरत नहीं, यहां मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आप किस तरह से लॉजिक लगाकर बता सकते हो कि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी। समझने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी का नाम दे रहा हूं जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। कोई एक आपके पास सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, तो किसी एक टाइम पर उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक बनती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, कैसे हम लॉजिक लगाएं, देखो अब मैं आपको वो बताता हूं, सुनिए। सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक है, किसी भी एक मटेरियल का, मान लो आयरन का ही ब्लॉक है, और इसका मास है 20 kg, 20 किलोग्राम का ये पूरा का पूरा ब्लॉक है। और इसका टेम्परेचर जब आपने नोट किया तो टेम्परेचर आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस अभी। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 20 किलोग्राम का आपको मैंने एक ब्लॉक दे दिया। ठीक है जी, अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको 4 हिस्सों में मान लो तोड़ दो। ठीक है, कुछ हिस्सों में इसको हम ब्रेक कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। ये लीजिए, हमने इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया, और समझने के लिए हमने क्या किया, 4 इक्वल हिस्सों में इसको बांट दिया, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जितना ये वॉल्यूम है उतना ही ये है, उतना ही ये और उतना ही ये है, तो 4 इक्वल वॉल्यूम्स में हमने इस पूरे ब्लॉक को तोड़ दिया। ठीक है, बांट दिया हाइपोथेटिकली। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं इतना सा पीस इसमें से बाहर निकाल लूं, 1 जो टुकड़ा है उसका अगर आप टेम्परेचर नोट करते हो उसी टाइम पे, ठीक है, तो वो टेम्परेचर कितना आएगा। क्या वो टेम्परेचर टोटल टेम्परेचर का 1/4 हो गया। मींस अगर टोटल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था तो इस 1 पार्ट का टेम्परेचर कितना हुआ, क्या ये 10 डिग्री रह गया, 2 का 10 डिग्री, 3 10 डिग्री एंड 4 10 डिग्री, सच दैट द टोटल वाज 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर आप इस टुकड़े को अलग से देखते हो और उसका टेम्परेचर नोट करते हो, वो कितना आएगा, वो 40 डिग्रीज ही आएगा। ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी का 40 डिग्रीज ही आएगा। इसके जितने मर्जी आप टुकड़े कर दो, तो मास तो कट जाएगा,
अगर ये 20 kg टोटल था, अगर आपने इक्वल हिस्सों में इसको काटा है तो 5-5 किलो रहेंगे चारों पीसेस के वजन, ठीक है। बट टेम्परेचर चारों पीसेस के लिए कितना हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस ही रहा। इसका मतलब है मास कम या ज्यादा होने से टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं ना आया। सो टेम्परेचर बिकम्स अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखो, सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम द प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर द सिस्टम। सो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर अ सिस्टम। ऐसे ही कोई और प्रॉपर्टी आप चेक करके देखिए, मान लो डेंसिटी है। सो डेंसिटी, सपोज इसी मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है, हम रो से लिख देते हैं सिंबल। सो रो इज सपोज 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है डेंसिटी। मान लीजिए इतना एक रैंडम वैल्यू हमने ली, तो जब आपने इसको 4 हिस्सों में काट दिया तो एक एक हिस्से को जरा अलग से देखो, उसकी डेंसिटी नोट करो, तो वो भी तो 8000 ही है। वो तो 4 हिस्सों में बट के 2000 नहीं रहेगी ना। इसका मतलब डेंसिटी भी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। सो डेंसिटी इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर द सिस्टम, डेंसिटी, ठीक है। ऐसे ही विस्कोसिटी जो होता है, गाढ़ापन, विस्कोसिटी भी आप जानते हो, ठीक है, फ्लूइड विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ही आएगी। सो विस्कोसिटी हियर इज ऑल्सो a property which is intensive property and similarly एक प्रेशर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्सेज देखे हैं, ठीक है, मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, नीचे प्लेलिस्ट देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। उसमें हमने अच्छे से देखा है कि जो प्रेशर है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जैसी जो सिचुएशन अराइज होती है वो भी यहीं से निकलती है कि वो वेट पर मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं वो लेक्चर्स के लिंक्स अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें अलग से मैं आपको वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी पूरी प्लेलिस्ट भी पड़ी है फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में, वो भी आप देख लीजिएगा। तो प्रेशर भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं। कैसे? जैसे कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप ले लीजिए तो वो मास पर डिपेंड करेगी। अगर मास ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, कम मास होगा तो कम एनर्जी होगी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, आपको पता है mgh फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है बहुत बार, तो वो मास पे डिपेंड कर रहा है। मोर इज द मास, मोर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास ज्यादा है m, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, मैं थर्मोडायनामिक्स में जो जो एनर्जीज की बात आती है उनका नाम ले रहा हूं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं मास पर डिपेंड कर रही हैं, इसलिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। तो यहां हम लिख सकते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे यही एक आपके पास आयरन का ब्लॉक है, 20 किलोग्राम का है, तो वो मान लो आपने 10 मीटर की हाइट से ऊपर से थ्रो किया तो वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी कैरी करेगा। वही 20 किलोग्राम का मास वाला ब्लॉक 4 हिस्सों में बांट दिया तो 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक आपने 10 मीटर की हाइट से फेंका तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना। तो इस प्रकार से एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है मास के ऊपर, ठीक है जी। ऐसे ही वॉल्यूम जो है वो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब यही जो ब्लॉक है अंदर से अगर ये होलो है या अंदर से सॉलिड है तो वॉल्यूम तो उतना ही ऑक्यूपाई किया है इसने, लेकिन मास का फर्क पड़ जाएगा जमीन आसमान का, ठीक है। सो वॉल्यूम भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हियर वॉल्यूम इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो कैसे मैंने बात की कि जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, वही एनर्जी अगर हम स्पेसिफिक फॉर्म में ले लें यानी कि एनर्जी पर यूनिट मास हम कर दें तो वो क्या बन जाएगी? फिर वो बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इस पूरे ब्लॉक में कुछ एनर्जी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन उसी एनर्जी को अगर मैं 20 kg से डिवाइड कर दूं, पर यूनिट मास ले लें तो पर यूनिट मास चाहे यहां से ले लो, 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 कहीं से भी ले लो, उसमें तो उतनी ही एनर्जी आएगी ना, वो कांस्टेंट हो जाएगी पर यूनिट मास। तो जितनी भी आपके पास एनर्जीज हैं अगर पर यूनिट मास आप नोट कर लेते हो तो वो कांस्टेंट होगी। दैट मींस वो फिर चेंज नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास बन गई। दैट विल बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो यहां इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। दैट मींस स्पेसिफिक जितनी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, नॉट ओनली एनर्जी बट ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर टेकन स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली का मतलब है पर यूनिट मास। ध्यान से देखो, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट वॉल्यूम पर यूनिट मास उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास वो बन जाएगी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, हम टोटल एनर्जी को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जबकि स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है पर यूनिट मास उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स में। यहां मैं आपको ये हिंट दिए चलता हूं, आगे हमारे काम आएगा। जैसे वॉल्यूम को आप कैपिटल वी से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप स्मॉल वी लिखते हो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम पर यूनिट मास। ऐसे ही एंथैल्पी को आप कैपिटल एच से लिख सकते हो, बट स्मॉल एच जब आप लिखोगे वो क्या बन जाएगा, कैपिटल एच पर यूनिट मास, एंथैल्पी पर यूनिट मास। तो इस तरह से तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे बहुत ही जल्दी लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।